नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र और आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी है परमाणु भौतिकी की, अर्थात एटॉमिक फिजिक्स की। आपने शायद परमाणु ऊर्जा या परमाणु बम के बारे में सुना ही होगा, है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब आखिर काम कैसे करते हैं? ये कहानी है हमारे ब्रह्मांड के सबसे छोटे और सबसे शक्तिशाली रहस्यों को उजागर करने की। तो अपनी सीट का बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सफ़र वाकई रोमांचक होने वाला है। बीसवीं सदी की शुरुआत में विज्ञानियों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। आखिर परमाणु क्या है? ये इतना छोटा होता है कि इसे देखना नामुमकिन है। वैज्ञानिक इस बात को लेकर पजल थे कि ये छोटे छोटे कण अंदर से कैसे दिखते होंगे। और फिर 2011 में एक जीनियस वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने परमाणु के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। इसे गोल्ड फॉइल प्रूफ कहते हैं। उन्होंने सोने की एक पतली सी पन्नी पर कुछ छोटे छोटे कण, जिन्हें अल्फा कण कहते हैं, बरसाए। उन्होंने सोचा था कि ये कण सीधे निकल जाएंगे, लेकिन जो हुआ वो चौंकाने वाला था। ज़्यादा कण तो सीधे निकल गए, कुछ हल्के से मुड़े, लेकिन कुछ तो ऐसे थे जो टकराकर वापस आ गए। ये ऐसा था मानो हमने किसी टिश्यू पेपर पर गोली चलाई और वो गोली वापस आप पर आ गई। इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने एक कमाल का निष्कर्ष निकाला। परमाणु का ज़्यादातर हिस्सा खाली होता है और उसका सारा वजन और पॉजिटिव चार्ज एक बहुत छोटे घने क्षेत्र में होता है, जिसे उन्होंने न्यूक्लियस कहा। इसके चारों ओर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन घूमते रहते। बस यहीं से मॉडल परमाणु भौतिकी की नींव रखी गई। अब जब हमें पता चल गया कि परमाणु केंद्र में एक नाभिक होता है, तो अगला सवाल था, इस नाभिक के अंदर क्या है और ये कैसे काम करता है? वैज्ञानिकों ने एक पाया कि नाभिक के अंदर दो तरह के कण होते हैं, प्रोटॉन जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जिन पर कोई चार्ज नहीं होता। ये कण एक दूसरे से इतनी मजबूती से बंधे होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। इस ताकत की नाभिक बल न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं और ये हमारे जाने पहचाने इलेक्ट्रॉनिक फोर्स से कहीं ज़्यादा ताकतवर होता है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ बहुत कम दूरी पर काम करता है। अब अगर कोई नाभिक अस्थिर है तो अपने आप टूट सकता है, यह बिखर सकता है। इस प्रक्रिया को रेडियोधर्मी कहते हैं। जब एक भारी नाभिक टूटता है तो वो छोटी नाभिक और कुछ एक्स्ट्रा कण जैसे अल्फा बीटा गामा किरणों में छोड़ता है, और इस प्रक्रिया में क्या निकलता है? ढेर सारी ऊर्जा। यहाँ आता है कि आइंस्टीन की जादुई समीकरण E=mc²। ये बताता है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। जब परमाणु टूटता है या जुड़ता है तो थोड़ी सी मास भी ऊर्जा में बदल जाती है, और ये ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब जब हमने समझा कि नाभिक से कैसे ऊर्जा निकलती है, तो चलिए बात करते हैं दो बड़ी प्रक्रिया की जिसने ये ऊर्जा मिलती है, फिशन और फ्यूज़न। फिशन तब होता है जब एक भारी तत्व जैसे यूरेनियम या प्लूटोनियम एक न्यूट्रॉन से टकराकर दो या तीन छोटे नाभिकों में टूट जाता है। इस टूटने की ज़बरदस्त ऊर्जा निकलती है, और मज़े की बात यह है इस प्रक्रिया में कुछ नए नाइट्रोजन भी निकलते हैं जो आसपास के दूसरे परमाणुओं को भी तोड़ सकते हैं। इससे श्रृंखला प्रतिक्रिया चैन रिएक्शन कहते हैं। यही वह सिद्धांत है जिस पर हमारे परमाणु रिएक्टर काम करते हैं और बिजली पैदा करते हैं। और फिर आता है फ्यूज़न। ये फिशन से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। इसमें दो हल्के तत्व जैसे हाइड्रोजन के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं जिसे हीलियम। ये वही प्रक्रिया है जो हमारे सूरज में होती है। इससे फिशन में भी ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, लेकिन इसे शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा तापमान और दबाव चाहिए होता है। वैज्ञानिक अभी भी इस धरती पर नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। परमाणु भौतिकी का इतिहास किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं, जिसमें कई हैरान करने वाली खोजें हुई। इसकी शुरुआत 1896 में हुई, जब हेनरी बेकले ने गलती से रेडियो विकिरण अर्थात रेडियो रेडिएशन की खोज कर ली। उन्होंने पाया कि यूरेनियम से कुछ अजीब सी किरण निकल रही। इसके तुरंत बाद महान वैज्ञानिक मैरी और पियरे क्यूरी ने रेडियो और पोलोनियम जैसे नए रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज की और रेडियोधर्मी शब्द की लोकप्रियता बनाई।
हमने रदरफोर्ड के बारे में तो बात की ही। फिर 1932 में जेम्स चैडविक ने नाभिकी के एक और रहस्यमय कण न्यूट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन की खोज ने भी भारी तत्वों में श्रृंखला प्रक्रियाओं की संभावना बताया। और फिर 1938 से 1939 के आसपास ओटो हॉर्न और लिसे मेट्रन ने एक अविश्वसनीय खोज की। उन्होंने पाया कि जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बारी की जाती है तो वह टूट जाता है और इसे नाभिकीय विखंडन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन कहा गया। इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा निकलती है और साथ में नए न्यूट्रॉन भी। इसी सिद्धांत पर आधारित 2 दिसंबर 1942 को अमेरिका में दुनिया का पहला मानव निर्मित परमाणु रिएक्टर शिकागो फाइल बनाया गया। यह इंसानों द्वारा नियंत्रित पहली श्रृंखला प्रतिक्रिया थी जिसने हमें परमाणु युग में ला दिया। हालांकि इसी सिद्धांत का इस्तेमाल मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में भी किया गया। इसने दुनिया को परमाणु शक्ति के विनाशकारी पहलू से रूबरू कराया। 1940 और 50 के दशक में इन नाभिकीय सिद्धांतों ने 2 बहुत बड़े रहस्यों खोजे, परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियार। आज दुनिया भर में लगभग 440 परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो दुनिया की करीब 9% बिजली बनाते हैं। फ्रांस जैसे देशों तो अपनी 70% बिजली परमाणु ऊर्जा से बनाते हैं। यही एक बहुत ही क्लीन और भरोसेमंद ऊर्जा स्रोत है। दूसरी तरफ यही सिद्धांत परमाणु बम और हाइड्रोजन बम बनाने में भी काम करता है। परमाणु हथियारों का खतरा इतना बड़ा है कि इसे रोकने के लिए 1970 में परमाणु अप्रसार संधि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जैसे सिद्धांत भी बने। परमाणु विज्ञान ने हमें अविश्वसनीय फायदे दिए, लेकिन इसके साथ ही कुछ बड़े जोखिम भी जुड़े। यह कार्बन मुक्त ऊर्जा बिजली बनाते समय CO2 या दूसरे प्रदूषित नहीं छोड़ता है जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करता है। यह बहुत कम जगह घेरता है और 24 घंटे लगातार बिजली दे सकता है। परमाणु भौतिकी ने चिकित्सा की क्रांति ला दी। कैंसर इलाज जैसे बैटरी थेरेपी और मेडिकल इमेजिंग जैसे PET स्कैन में रेडियोधर्मी आइसोटोप का उपयोग होता है। वहीं इसके नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा डर है हथियार के प्रसार। शांतिपूर्ण परमाणु तकनीक और हथियार तकनीक एक दूसरे से जुड़ी हुई है। परमाणु कचरा बहुत जहरीला होता है और हजारों सालों तक रेडियोधर्मी रहता है। इसे सुरक्षित रूप से स्टोर करना बहुत बड़ी चुनौती है। परमाणु संयंत्रों में दुर्घटनाएं बेहतर खतरनाक हो सकती हैं, जैसे चेरनोबिल 1986 और फुकुशिमा 2011 में। ये आपदाएं दिखाती है कि छोटी सी चूक भी कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। नए परमाणु संयंत्र बनाना बहुत महंगा और इसमें काफ़ी समय लगता है। तो क्या परमाणु भौतिकी की कहानी यही खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। वैज्ञानिक लगातार नए रास्ते खोज रहे हैं। सबसे रोमांचक क्षेत्र है परमाणु संलयन अर्थात फ्यूज़न। दुनिया भर में वैज्ञानिक फ्यूज़न रिएक्टर बनाने पर काम कर रहे हैं जो सूरज की तरह ऊर्जा पैदा करेंगे। इसकी अपार ऊर्जा होगी और कचरा भी बहुत कम होगा। ITER प्रोजेक्ट, जिसमें भारत भी शामिल है, एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है जो इसे हकीकत बनाने में जुड़ा है। उम्मीद है कि अगले कुछ दशकों में हमें नियंत्रित फ्यूजन से बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMRS जैसे नए डिज़ाइन भी बन रहे हैं जो ज़्यादा सुरक्षित और बनाने में आसान होंगे। नाभिकीय भौतिकी अब क्वांटम सेंसिंग, नई चिकित्सा तकनीकों और यहाँ तक कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने में भी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि परमाणु भौतिकी ने हमारे परमाणु केंद्र की गहराइयों को समझने में मदद की। इसने हमें अद्भुत तकनीकों दी है और भविष्य में भी देती रहेगी, लेकिन इस शक्ति के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब सवाल है कि हम इस परमाणु ऊर्जा के सफ़र को कैसे आगे बढ़ाएं ताकि मानवता